अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई शुरू करते हैं यार क्लास। तो आवाज़ सही आ रही है? अच्छा ये असाइनमेंट दिया है मैंने नया क्लासरूम में ना, तो ये कंप्लीट लैंडिंग पेज है जो कि आपने बनाना है रिस्पॉन्सिव ना। और यहाँ पे आप देखें तो इसकी सारी इमेजेस वगैरह और कलर वगैरह सब अलग से भी दिए हुए हैं। फॉन्ट भी बताया हुआ है कि पॉपिंस इसमें यूज़ हो रहा है फॉन्ट। ठीक है, तो इसको देख के आसान है काफ़ी, तो मुश्किल नहीं है। और बोर्ड स्ट्रैप पे अगर आप बनाएंगे ना तो आराम से बन सकता है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, और ये इमेज किस तरह आ रही है थोड़ी ये भी थोड़ा देख लिएगा कि भाई ये थोड़ी सी यहाँ पे बॉक्स से अपने बाहर भी जा रही है, 3D लुक आ रहा है थोड़ा इमेज का ना। और बाकी हेडर वगैरह जो हो गया ये भी आप बोर्ड स्ट्रैप से भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये अगर आप देखें थोड़ा सा ये राउंडेड है। ठीक है, और हेडर भी राउंडेड है और बटन भी दोनों। ठीक है, शायद आपको प्रोजेक्टर पे नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन आपने स्क्रीन पे देखेंगे ना तो नज़र आएगा। ठीक है, यार डार्क मोड करके देखेंगे इसका तो फिर आपको सही नज़र आएगा ये। तो बिल्कुल सेम कोशिश करके एज इट इज़ बनाना है जैसा बना हुआ है। अच्छा वरे इसमें स्लाइडर वाली जो चीज़ है ना, ये जो बटन है ये वाले ना लगाएं। सिर्फ ये जो 3 कार्ड्स आ रहे हैं ना यहाँ पे सिर्फ 3 बन जाए। ठीक है, काफ़ी है। देखिए होता ये कि अगर आपने ऊपर वाले 3 बना लिए ना, 1 2 3 ये सेक्शन, और ये अगर रिस्पॉन्सिव बन गए तो नीचे वाले खुद रिस्पॉन्सिव हो जाने चाहिए। कैसे कि वही ऊपर वाले 3 कॉपी करे। देखिए एक जो है ना हर सेक्शन का मेन कंटेनर होता है डिव। हर सेक्शन का कोई भी सेक्शन आप बना रहे हैं ना उसका एक डिव होगा। उस डिव के साथ कुछ नहीं किया करें कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं भाई मेन कंटेनर को स्टाइल दे देते हैं, मार्जिन पैडिंग पता नहीं क्या क्या हम उसको दे देते हैं। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए हमें। मेन कंटेनर को सिर्फ लेआउट के लिए यूज़ करें कि उसकी विड्थ कितनी होगी बस। बाकी जो कुछ भी करें वो मेन कंटेनर के अंदर एक और नया डिव बना लें उसमें करें। बात समझ में आ रही है? इससे पता है क्या होगा कि ऊपर वाला सेक्शन रिस्पॉन्सिव हो, ऊपर वाले सेक्शन के मेन कंटेनर्स आपने कॉपी करें नीचे पेस्ट करें तो ये खुद भी रिस्पॉन्सिव हो गया। सिर्फ आपने क्या है अंदर बनाना है कार्ड, तो आपने दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अगर हम मेन कंटेनर को ही स्टाइल वगैरह दे दें भाई मार्जिन लेफ्ट मार्जिन बॉटम पता नहीं क्या क्या दे दें तो हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं और फिर अब उस कंटेनर को दोबारा कहीं पे यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है भाई, कौन चेक कर रहा है कि मैं हुआ तुम ही हो भाई? ठीक है भाई, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा कि भाई एक रो है हमारे पास और 3 कॉलम है वर्ड स्टेप के। अब कौन सी स्क्रीन पे कितने दिखाने हैं वो आप देख लें। अब ये लार्ज स्क्रीन है ना आपके पास, एक्स्ट्रा लार्ज है, इस पे 3 आ रहा है, मीडियम पे भी 3 दिखा दें, स्मॉल पे 2 दिखा दें या 1 ले आए काफ़ी है। स्मॉल के बाद एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 1 ही आएगा, जाहिर सी बात है। सेम ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जब भी तो ऐसा दिया है कि थोड़ा सा पता चलेगा। कैसे होगा? ये नहीं हो सकता क्या? इजी है काफ़ी। और ये जो बैकग्राउंड पीछे आ रहा है ये ग्रेडियंट से भी आप कर सकते हैं और या तो फिर बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। जो पीछे बैकग्राउंड ऐसा आ रहा है ना, ग्रेडियंट शायद फिग्मा दे दे आपको, नहीं दे तो आप बना भी सकते हैं और नहीं बने तो फिर इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी बाहर कैसे आएगी ये बिल्कुल मतलब ये जो हमारा कंटेनर है इसकी हाइट कम है, इमेज की हाइट ज़्यादा होगी तो खुद आएगी बाहर। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं इमेज को इस तरह से बाहर थोड़ा निकालने के। ठीक है, इजी है, उतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है वेबसाइट ना, बन सकती है बड़ी आराम से। इसके बाद जो है फिर मैं आपको एक जो है ना फाइनल दे दूंगा, फिर जो है आपका जो है ना मॉड्यूल 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक है हमारे पास, नेक्स्ट वीक में जो है ना हमारी
हर स्टूडेंट की हर क्लास में एवेल्युएशन होगी पूरी कि भाई इसने क्या करा क्या नहीं किया, कितने टेस्ट पास हैं, अटेंडेंस क्या है, असाइनमेंट क्या है। तो उसके बाद फिर जो है ना मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाएगा हमारा तकरीबन एक हफ्ते बाद, जिसमें जो है जावास्क्रिप्ट करेंगे। ठीक है, जो रह जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा भाई, उसको निकाल देंगे। अब लेट नहीं ना, जब शीट बन जाएगी उससे पहले पहले हो जाए। नेक्स्ट वीक में ना यही काम करना है हमने। नेक्स्ट वीक हमारा समझे पूरा प्रैक्टिस में गुजरेगा। ठीक है, हम काम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे क्लास में, और मैं जो है ना ये काम कर रहा हूँ कि भाई कौन मॉड्यूल 2 पढ़ सकता है कौन नहीं। शीट बनानी होगी। ठीक है, वो शीट मैनेजमेंट हमारे साथ शेयर करेंगे, हम उसमें लिख देंगे कि भाई कि ये चीज़ें। ठीक है, तो खैर ऑनलाइन तो हम कंटिन्यू रखेंगे, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कोई भी है। ठीक है, लेकिन देखिए अभी भी करने वाला जो हो ना, ऑनलाइन हमारी वीडियोस मौजूद हैं, वो अभी भी कर सकता है। ठीक है, अभी भी समझ सकता है चीज़ों को। देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जो समझ में नहीं आ रही होती ना चीज़, यार रिस्पॉन्सिव कैसे करें यार, हमसे तो हो नहीं रहा, वो इसी वजह से क्योंकि आपने जो है ना सही से समझा नहीं। जब क्लास हो रही है ना, काफ़ी सारे लोग कर भी तो रहे, ये घर से पढ़ के कोई आए, सब इन्होंने यहीं आके पढ़ा है ना भाई, यहीं आके समझे। ठीक है, और ये भी नहीं है कि पहले से इनका बैकग्राउंड था भाई, पहले भी कोर्सेज किए हुए, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबने यहीं आके पढ़ा है। ठीक है, अगर आप भी फोकस रख के समझते, टाइम लगाते अपना, तो आप भी जल्दी सीख जाते। ठीक है, तो खैर अभी काफ़ी लोग पूछते हैं भाई ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो छोटी छोटी चीज़ आपको इस लेवल पे आके पूछता है ना, तो बताने में भी अजीब लगता है यार कि देखे यार कैसा बंदा है यार, पूरा हो गया कंप्लीट और आप पूछ रहे हैं कि ये मार्जिन पैडिंग बता दो कि क्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए मेरा यही है भाई सजेशन कि भाई वीडियोस हमारी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, एक हफ्ता का रहे तो एक हफ्ता पूरा लगा दो भाई, देख लो वीडियो जल्दी जल्दी कि भाई कौन सी चीज़ क्या कर रही थी, जो चीज़ समझ नहीं आए वो, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लो। यूट्यूब पे ना काफ़ी हज़ारों वीडियो पड़ी हुई, लाखों होंगी बल्कि। जैसे आपको मार्जिन समझ में नहीं आया ना, आप लिखेंगे भाई मार्जिन यूट्यूब पे, तो काफ़ी वीडियो आएंगी। 1-2 मिनट की कोई वीडियो लगा ली, अच्छी सी देख ली भाई मार्जिन ये है भाई, तो इस तरह से जो है ना बंदा सीख जाता है। ये वाली चीज़ ना कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करती कि भाई आप कैसे पूछे यार ये रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, वो आपको बता दे ऐसे होगा, तो इसका कुछ है ही नहीं ना। कब आप बोल रहे हैं भाई ये रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, मैं आपको क्या जवाब दूं? क्या मैं आपको 100 लाइनों का कोड सुनाऊं कि भाई पैडिंग इतनी लगेगी इतनी लगेगा, तो अलग ही बात हो जाएगी ना। या मैं आपको इतना बोल सकता है फ्लैक्स, मीडिया क्यूरी, बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ कर लो, हो जाएगा। अब आप बोले भाई ये नहीं, ये कैसे यूज़ होगा, तो भाई इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब क्या है कि भाई वीडियोज़ हैं, देखो दोबारा, अगर निकाल दी मिस कर दी चीज़ों को जो है ना वो अच्छा समझो, आपको जो है ना खुद समझ में आ जाएगा सब। देखिए यूआई जो होती है ना, फ्रंट एंड, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और जो नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा होता है ना, उसको मार्केट में इन करवाने की नहीं, ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि भाई वो हमारी फील्ड में आ सकता है, मार्केट में आ सकता है, काम शुरू कर सकता है, जॉब वगैरह सब कर सकता है फ्रंट एंड के सहारे से। फिर आगे जो बैकएंड वाली चीज़ है, फंक्शनैलिटी और बैकएंड एडवांस वाली चीज़ें है ना, किसी किसी का वहाँ पे माइंड होता है ना यार मैं वो सीखूँ, यार मैं बैकएंड बनाना सीखूँ, मैं थोड़े एडवांस लेवल पे चीज़ें सीखूँ, और यूआई में मज़ा नहीं आता ना, यूआई बनती उससे भाई बंदे से। ठीक है, तो उसमें बेहतर तो है, अच्छा वो भी है, वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर वो नॉन आईटी बैकग्राउंड होगा ना, वो इतनी जल्दी मार्केट में घुस नहीं सकता हो। ठीक है, क्योंकि उसकी फील्ड नहीं है ना, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा उसने भाई, ग्रेजुएट नहीं है उससे, तो इस वजह से उसको वहाँ जाने में मसला होगा। ठीक है, तो इस वजह से फ्रंट एंड ऐसी चीज़ होती है कि आपको मार्केट में लेके चली जाती है, फिर मार्केट में जाके आप सीखते हैं बैक एंड, और अगर आपका इंटरेस्ट वहाँ है तो आप वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये ऐसी फील्ड है कि खेल लो आप खेल लो पहले इससे सब। ठीक है, मुझे लग रहा है सारा बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बना रहे हैं यार सारे। तो फ्रंट एंड मतलब ऐसी चीज़ है कि यार आपको ना ज़्यादा जल्दी आगे तक लेके जा सकती है, तो इस वजह से अगर जिसने अच्छा किया ना उसका, क्योंकि मेरे ऊपर ये चीज़ गुजरी हुई, मुझे पता है, मैंने भी अपना करियर जो ना फ्रंट एंड से स्टार्ट किया, अच्छी अच्छी यूआई बनाना सीखी। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी यूआई बनाई है,
ठीक है। और फ्रंट एंड में ना अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड भी बहुत थी ना, अब काफ़ी टाइम से तो कम किया हुआ है काम, बैक एंड वगैरह ये सब चीज़ें भी देखता हूँ मैं। लेकिन जो कोर यूआई वाली चीज़ है ना, ये फिग्मा से देख के आप लोग जो बना रहे हैं, ये वाली चीज़ ना पहले मैंने बहुत की है, ठीक है, और इसी ने यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है। तो स्पीड भी इतनी हो गई थी, जब बंदे इतनी वेबसाइट बना ली, आप लोग ने देखे अभी 4-5 बनाई, तो अब आपको भी अच्छा आ गया, क्योंकि मैंने तो पता नहीं कितनी बनाई है। तो इसके वजह से जॉब और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वगैरह काफ़ी मिले, और काफ़ी कुछ जो है ना वो सीखने को मिला, ठीक है। लेकिन हर किसी का जो दिमाग है ना वो अपना अलग सोचता है। कोई बोलता है नहीं यार, मेरी यूआई थिंकिंग अच्छी है, क्या मैं कलर क्या देना है और कैसा रखना है मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे बंदा, जैसे मेरा क्या लेवल है कि यार मुझे कोई बोले मुझे वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा लाओ फिग्मा दो, मैं बोला भाई मैं बना दूंगा, मसला नहीं, क्या बिजनेस है आपका। वो बोले भाई हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है, तो मैं उससे नहीं पूछूंगा कि भाई मैं क्या कौन सा सेक्शन बनाऊँ क्या बनाऊँ, मैं अपने दिमाग से बना सकता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया इंटरनेट से उठा के भाई हॉस्पिटल की वेबसाइट्स कैसे होती हैं देख के बना दिया, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग सीखने के लेवल पे, तो लेकिन आप लोग को चाहिए होगा डिजाइन, आप लोग बोले यार मुझे बताओ तो कि होना क्या चाहिए, हेडर होगा, उसके बाद क्या होगा, तो आप बना सकेंगे। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, काफ़ी सारी वेबसाइट्स बना लेंगे, फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई क्या होना चाहिए, अब आप अपने दिमाग से बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको यूआई में इंटरेस्ट होगा ना, अगर यूआई में इंटरेस्ट नहीं होगा बनाने में, तो कुछ भी कर लो, नहीं बन पाएगी आपसे। आगे आपका दिमाग जो फंक्शनैलिटी और बैकएंड वगैरह से रिलेटेड चीज़ों की तरफ है, ठीक है, तो आपका जहन वहाँ पे अच्छा चलेगा, ठीक है। लेकिन उस वाले काम के लिए दिमाग ज़्यादा होना चाहिए, जिसको ये चीज़ समझ नहीं आए उसके वो भी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ी सी ये वाली बात भी है। खैर इस कोर्स में हम लोग यहाँ पे फुल स्टैक सीख रहे हैं, मतलब बैकएंड भी और फ्रंट एंड भी, सब चीज़ें, ठीक है। तो फुल स्टैक एक साथ और फर्स्ट टाइम में ना बंदा बहुत कम करता है, मतलब डायरेक्टली ना आप मार्केट में ऐसे नहीं जा सकते भाई मैं फुल स्टैक हूँ, बैक एंड भी कर लूँगा फ्रंट एंड भी कर लूँगा, ऐसे बहुत कम होता है। या तो आप फ्रंट एंड के लिए जाएंगे किसी कंपनी में या किसी प्रोजेक्ट पे, या फिर आप बैक एंड के लिए जाएंगे, ठीक है। बहुत कम ऐसा होगा कि आप फुल स्टैक पे जाए, मतलब दोनों पे जाए, ठीक है। तो और फ्रंट एंड में ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं, बैक एंड में थोड़ा जाने में टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी जितनी भी चीज़ें ना, देखिए भले यूआई ख़राब हो जाए कोई मसला नहीं होगा, बैकएंड का कोई मसला आया था ना किसी सॉफ्टवेयर में या किसी ऐप में, तो बड़े बड़े इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चीज़ें जो है ना वो जैसे आप देखते हैं भाई फेसबुक ट्विटर डाउन हो जाता है, जितने सब लोग के बिजनेस बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन अगर फेसबुक और या ट्विटर की किसी की यूआई थोड़ी सी ख़राब हो जाए, बटन का कलर सही नज़र नहीं आ रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को, ठीक है, वो ख़राब होगा वो सही हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो ज़्यादा समझने वाली और कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना वो बैकएंड है, लेकिन अगर फ्रंट एंड आप लेंगे और मार्केट में जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी पहुंच सकेंगे। तो हमारे मॉड्यूल 1 के जो सिलेबस में था वो तकरीबन सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम एक वेबसाइट बनाने के बाद उसको लाइव किस तरह से करते हैं, ठीक है। और फॉर्म सबमिशन वगैरह मैंने बता दी थी शायद आपको कि फॉर्म सबमिट कैसे होगा, ईमेल आ जाए आपको, बताई थी ना, फॉर्म सबमिट .io या इस तरह कुछ था ना, ये CEO था इंचार्ज, तो इस तरह से हो जाता है HTML का फॉर्म सबमिट। अब देखें वेबसाइट बन गई, ठीक है, सब कुछ हो गया, फाइनल हो गई। अब क्लाइंट बोलता है भाई मेरी वेबसाइट को आप लाइव कर दो, ठीक है, ताकि गूगल पे जाके जब कोई मुझे सर्च करे तो मेरी वेबसाइट आ जाए, ठीक है। अब जैसे मैं गूगल पे जाके सैलानी सर्च करता हूँ तो सैलानी की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें ना सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, अच्छा ये वाली चीज़ ऐसी है कि मेरी वेबसाइट नहीं है ना लेकिन मेरा बिजनेस है, तो मैं पहले ये चीज़ कर लूँगा। वो चीज़ क्या है कि भाई डोमेन परचेज कर लेना, मतलब अपना नाम, अपनी पहचान, ठीक है। अब जैसे कोई नया एक ब्रांड खुल रहा है, अभी वो ब्रांड खुला नहीं है, 2 साल पहले सिर्फ उसका सोचा गया है कि भाई 2 साल बाद हम ये ब्रांड खोलेंगे, तो जो बिजनेस होते हैं ना वो 2-2 साल पहले ये सारी चीज़ें परचेज करके रख लेते हैं कि भाई हम आने वाले 2 साल में अपना ये बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है। होता ये है कि देखें हमने एक वेबसाइट बनाई,
हम उसको चलाते कैसे, हमारे सिस्टम में हमें पता है किस ड्राइव में हमने रखी है, उस ड्राइव में जाते हैं, index.html पे क्लिक करते हैं, वो चल जाती है, ठीक है, और हम उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी वो हमारे कंप्यूटर में ना, अगर हमें उसको पूरी दुनिया में हर किसी को, हर यूजर, हर इंटरनेट यूजर को उसका एक्सेस देना है, तो हम क्या करते हैं, उसको किसी लाइव सर्वर के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, जैसे कि नेटलीफाई, ठीक है, इसके अलावा सर्च, गिटहब, तो इस तरह के लाइव सर्वर है ऑनलाइन। तो ये सर्वर क्या है कि भाई ये भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन वो कंप्यूटर जो है ना, वो कंप्यूटर सर्वर है। सर्वर क्या होता है कि जो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। अब हमारा भी कनेक्टेड है ये वाला, अब जैसे, लेकिन अब मैं इसको बंद करके चले आऊंगा तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो सर्वर ऐसी चीज होती है जो 24 घंटे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, कभी भी उसमें डाउन टाइम नहीं आएगा, ठीक है, किसी इशू की वजह से आ सकता है लेकिन आता नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे गूगल ड्राइव ना, हम अपनी वेबसाइट उठा के पूरी गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं तो उस पर चली आती है। तो ऐसे ही हम अपनी वेबसाइट का फोल्डर उठा के किसी वेब होस्टिंग सर्वर के ऊपर डाल देते हैं, जैसे नेटलीफाई पे अपलोड कर दिया हमने, तो अब नेटलीफाई बदले में हमें एक लिंक बना के दे देते हैं, हम उस लिंक के ऊपर चलाते हैं। अब इंटरनेट पे जितनी भी चीजें हैं ना, वेबसाइट्स हैं और सारी जो कम्युनिकेशन हो रही है और यूजर जो है किसी की वेबसाइट देख सक रहा है, ये सारा हो रहा है आईपी एड्रेस के थ्रू ना, ठीक है भाई। आईपी एड्रेस जो है ना, अगर आप देखें, अगर समझे तो बहुत बड़ी कहानी है, इसके भी पूरे कोर्सेज होते हैं, नेटवर्किंग की फील्ड में आता है, ठीक है, लेकिन अगर हम समझे तो ऐसा है कि भाई एक एड्रेस होता है, जैसे कि आपने अपने राउटर का सिर्फ देखा होगा जिंदगी में, आईपी एड्रेस ना, पासवर्ड वगैरह चेंज करने के लिए 192.168 इस तरह समथिंग, ठीक है, तो वो भी एक आईपी एड्रेस है। तो इसी तरह इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स है ना, जो कि लाइव सर्वर पे होस्ट हुई हुई है और वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो हर एक फोल्डर का एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं अपने कंप्यूटर के किसी फोल्डर को एक्सेस करना चाहता हूं तो उसका पाथ दे देता हूं ना, मैं ऊपर पाथ आ रहा होता है ब्राउजर में। देखिए अगर मैं किसी वेबसाइट को खोलता हूं ना, देखिए CSS पे जाके मैंने कुछ भी, फॉर एग्जांपल ये खोल लेते हैं, तो ऊपर देखेंगे आप, तो ये हमारे सिस्टम का एड्रेस आ रहा है कि भाई ई ड्राइव के अंदर ये फोल्डर है, फिर उसके अंदर CSS, फिर डेट और फिर इंडेक्स। तो ऐसे ही जब हम इसको लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं तो एक उसका भी एड्रेस होता है, और वो एड्रेस जो है ना आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। वो किस फॉर्मेट में होता है, वो इस तरह से हो सकता है, अब जैसे ये 17 इस तरह आ रहा है ना, 0.0, और ये काफी बड़े बड़े भी होते हैं, काफी मुश्किल भी होते हैं कि भाई बंदा इनको याद नहीं रख सकता, ठीक है। ये ऐसी चीजें जैसे हम सबके फोन नंबर्स, अब जैसे मैं आप सबको बोलो यार आप लोग एक काम करें, सबको ना अपना अपना फोन नंबर शेयर कर लें, सिर्फ पढ़ के सुनाना है आपने, तो किसी को भी याद नहीं रहेगा किसी का नंबर। हाँ किसी का गोल्डन हुआ तो याद रहेगा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर किसी का ये नंबर हुआ तो याद रहेगा, लेकिन ऐसा नंबर हुआ तो वो याद नहीं रहेगा। तो फिर हम इसके लिए करते क्या है, मोबाइल में सेव कर लेते हैं और नंबर के ऊपर मास्किंग कर देते हैं नेम की, कि भाई मैं जो है ना गौस का नंबर सेव कर रहा हूँ अपने मोबाइल में गौस के नेम से, और नेम के पीछे जो है उसका नंबर आ जाएगा, जो कि भले मुझे याद नहीं है, ठीक है। कुछ नंबर आप लोग याद भी कर लेते होंगे, ठीक है, जो आपके फेवरेट होते होंगे, लेकिन जो है वो ज्यादातर नंबर जो है ना आपको याद नहीं रहते होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, नंबर की मास्किंग कर देते हैं भाई, ऊपर नेम लगा देते हैं। तो फोन में भाई कभी भी हमें कॉल करनी है तो हम भाई नंबर की जगह नाम लिखते हैं और वो नंबर आता है हमारे पास, हम उसको कॉल मिला देते हैं। तो इसी तरह वेबसाइट में जो आईपी एड्रेस होते हैं ना, इसके ऊपर हम मास्किंग कर देते हैं डोमेन नेम की, ठीक है। अब डोमेन नेम, अब वो तो आपका मोबाइल है, आप जिसका चाहे जो मर्जी चाहे फ्री में नाम लिख दें, ठीक है। अच्छा अब आपके मोबाइल में सेम नाम के अगर दो बंदे आ गए, तो आप क्या करते हैं, कोई आगे कुछ और लगा देते हैं ताकि भाई याद रहे ये बंदा ये और ये। अब जैसे हमजा आपके पास 10-12 होंगे तकरीबन, काफी सारे होते हैं हमजा नाम के लड़के ना। तो इस तरह वेबसाइट में अगर अपनी मर्जी से होता ना तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाती, ठीक है, कि भाई सब हर कोई बोलता रहे मुझे ये वाला नाम दो, मुझे ये वाला नाम दो, तो इस तरह से मसला हो जाता। तो हुआ ये कि भाई एक जो है ना रजिस्ट्री बन गई इंटरनेशनल,
जहां पे सारे डोमेन नेम रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अब जैसे एक मोबाइल की आपकी रजिस्ट्री ना, सारे कॉन्टैक्ट्स आपके रजिस्टर हो रहे हैं, तो इंटरनेशनल एक रजिस्ट्री बन गई जहां पे सारे डोमेन नेम रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो कि भाई हो सकता है भाई एक डोमेन जैसे google.com वो गूगल का भी हो, मैं भी ले लूं, फिर तो मसला हो जाएगा ना, किसकी वेबसाइट नजर आएगी, गूगल की या मेरी। तो इस वजह से एक रजिस्ट्री बन गई और सारे जितने भी डोमेन्स है वो सारे उसी में जाके रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है। और जो उस रजिस्ट्री को मेंटेन कर रही है ना कंपनी, तो उसने एक चार्जेस रख दिए हर डोमेन के, ठीक है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जब काम कर रही है कंपनी, सारे डोमेन को मेंटेन कर रही है, मैनेज कर रही है, रजिस्ट्री बना दी, तो अब उसकी चार्जेस तो बनते हैं कि वो संभाल रही है उनको। तो अब डोमेन के हिसाब से ना उसने चार्जेस रख दिए कि भाई जितना अच्छा डोमेन होगा उतना महंगा होगा, ठीक है। फिर उस रजिस्ट्री के आगे ना कुछ कंपनीज बैठी हुई है जो कि बीच में ब्रोकर बन गई कि भाई उन्होंने रजिस्ट्री में कुछ डोमेन रजिस्टर करवा लिए पहले से ही, अब आपको कोई चाहिए तो आप रजिस्ट्री में रजिस्टर नहीं करवाओ बल्कि उनसे खरीद लो। जैसे ब्रोकर होते हैं ना, घर पहले से खरीद लेते हैं, पार्टी आते हैं उनको भेज देते हैं, बोलते हैं हमारा है उनका नहीं है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे लोग, काफी सारी वेबसाइट है जिन्होंने पहले से खरीद लिए, ठीक है। तो डोमेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो अब नॉर्मली डोमेन जो है ना आजकल .com का ना वो कॉमन डोमेन कहलाता है, .com, ठीक है। वैसे काफी सारे होते हैं, .com एक कॉमन डोमेन है। और अगर ज्यादा पॉपुलर फेमस नेम नहीं होता और तकरीबन 5-7 लेटर्स से ज्यादा होता है तो 2,500 से 3,000 रुपये पर ईयर का है, ठीक है। एक साल के आपको 2,500 से 3,000 रुपये उसके देने होते हैं। और अगर आप डोमेन देखेंगे पॉपुलर है, फेमस है, ठीक है, लोग उसको सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो डोमेन जो है ना करोड़ों में भी जा सकता है, ठीक है, करोड़ों अरबों में भी जा सकता है, ठीक है, अगर कोई ऐसा डोमेन हुआ, ठीक है। अब जैसे ना twitter.com था पहले, अब उसने x कर दिया, तो अगर आप x.com भी लिखते हैं तो ट्विटर पे जाता है, तो x.com पता नहीं कितना महंगा उसने खरीदा होगा, ठीक है, लेकिन उसकी नहीं, क्या उसने ट्विटर खरीद लिया तो डोमेन क्या है, ठीक है। तो इस वजह से इस तरह के भी डोमेन होते हैं जो बहुत महंगे हैं और इस तरह के भी डोमेन होते हैं जो सस्ते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं, वो ब्रोकर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, कि जो प्रमोशंस निकालते हैं ना अपनी, कि भाई हमसे डोमेन लो, हम 500 रुपये में दे देंगे, ठीक है। तो लेकिन वो प्रमोशन होती है पहले साल के लिए कि आप अपने डोमेन को हमारे पास रजिस्टर करवाओ, हमारे थ्रू हम आपसे 500 रुपये लेंगे। अब अगले साल जाओगे वो 3 की जगह 5,000 ले लेंगे, लाओ 5,000 दे दो, ठीक है। तो उनका हिसाब जो है वो बराबर हो गया। तो आप वहां से निकालेंगे तो फिर उसकी भी पूरा एक प्रोसेस है कि भाई इनकी वेबसाइट से निकाल के मैं किसी और वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, मतलब एक ब्रोकर से हटा के दूसरे ब्रोकर के पास लेके जा रहा हूँ अपने डोमेन को। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स भी हैं जो दुनिया भर में यूज होती हैं और कुछ पाकिस्तानी वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है। और कुछ इसमें ऐसे डोमेन होते हैं जो हर किसी को अलाउ नहीं होते लेना, जैसे गवर्नमेंट के डोमेन कि हर किसी को अलाउ नहीं है, एजुकेशनल डोमेन हर किसी को अलाउ नहीं है, ठीक है, बाकी सारे अलाउ है। या कोई ऐसा हो गया जैसे कोई मिलिट्री का हो गया या कोई एजेंसी का हो गया, ठीक है, तो इस तरह वो हर किसी को अलाउ नहीं होते। वरना इसके अलावा अब जैसे यूएसए का है ना, US.government, US.gov, ठीक है, सबसे बेहतरीन डोमेन है, ठीक है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के भी हैं, ठीक है, काफी सारे .government लिखा हुआ होता है, GOV लिखा हुआ होता है डोमेन के आगे ना, पता चल जाता है भाई ये गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट इदारे का है। तो इस पे ना कोई मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कोई स्कैम कर दे, क्योंकि ये डोमेन किसी और को मिलता ही नहीं है। जो रजिस्ट्री है जो इसको मैनेज कर रही है वो सिर्फ किसको देगी कि भाई जो अपनी जो है ना वेरिफिकेशन दे देगा उसको कि भाई हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके अलावा वो रजिस्ट्री नहीं दे सकते किसी को। अब जैसे आप बोले यार कराची का सबसे बड़ा स्कूल है, मैं उसके नाम का डोमेन ले लेता हूँ, आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई वो वेरिफिकेशन मांगेंगे आपसे। मिल जाता है उसमें ना, देखिए डोमेन की जो लास्ट में सफिक्स जो है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं, .com, .pk,
us.com.pk.org, ठीक है। तो इस तरह .net, इसकी बात कर रहा हूँ। अब एजुकेशनल डोमेन का होता है .edu, .edu.com आपकी यूनिवर्सिटी का होगा, ठीक है। SMIT का भी हम लेना चाह रहे हैं, तो बस कुछ प्रोसेस है उसके वो चल रहे हैं, फिर SMIT का ले लेंगे, smit.edu, ठीक है। तो ये हर किसी को नहीं मिलता EDU वाला ना। अगर आपको EDU वाला चाहिए होगा ना, तो वो बोलेंगे आपको ना, आप वो दिखाओ, अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि आप जो इंस्टीट्यूट हो, आप कोई स्कूल हो, आप कोई कॉलेज हो, तो जब आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको मिलेगा। वरना .com ले लें, कोई भी नहीं पूछेगा क्यों ले रहा हो, क्या कर रहा हो। .pk ले लें, कोई मसला नहीं। इंटरनेशनल वेबसाइट .pk नहीं दे रही, पाकिस्तानी वेबसाइट्स दे रही है, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह से अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है ना, जब होगा तो इंटरनेशनल वेबसाइट भी देंगी। देखिए नाम होता है, नाम कुछ भी रखे, नाम का मसला नहीं है। या आखिर में जो होता है ना सफिक्स, जो जैसे गूगल, ये इसका नाम है, और .com जो है ना इसका सफिक्स है, मतलब इसको यूनिक बनाने के लिए, ठीक है। .com का मतलब कॉमन डोमेन ना, मतलब ये इंटरनेशनली यूज होता है, ठीक है। अब जैसे कुछ ब्रांड जैसे होते हैं हमारे जो पाकिस्तानी होते हैं ना, प्योर पाकिस्तानी ब्रांड, जैसे पाकोला चल रहा है ना आजकल, तो पाकोला .pk अगर होगा ना, और मैं USA में बैठ के देख रहा हूँ उस वेबसाइट को, तो मुझे पता चल जाएगा यार ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट है, ठीक है, क्योंकि वो अपने नेम से रिप्रेजेंट कर रही है अपने कंट्री को, ठीक है। नाम से तो पता नहीं चलेगा ना पाकोला, अब किसी को क्या पता पाकोला क्या है और कहाँ पे कैसे, लेकिन जब वो वेबसाइट को देखेगा पाकोला .pk, तो pk से पता चलेगा ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट है। तो इसी तरह इंडिया का IN है, और UAE का AE है, ऑस्ट्रेलिया का AU है, US का USE है, ठीक है, UK है, तो काफी सारे होते हैं, ठीक है, ये भी हजारों की तादाद में, ठीक है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर होता है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है दुनिया भर में, वो .com होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, अच्छा अगर आपकी कोई बड़ी कंपनी है, अब जैसे फेसबुक का ना कोई डोमेन नेम अवेलेबल नहीं होगा, facebook.pk, facebook.us, facebook.ae और org, net सब फेसबुक ने लिया है, ठीक है, क्योंकि वो फेसबुक ले सकता है, हम नहीं ले सकते। मैं बोलूँ यार मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, मैं सारे डोमेन ले लूँ, सारे डोमेन लेने में ही सारी कंपनी मेरी खत्म हो जाएगी, फिर भी नहीं ले सकूंगा मैं, इतने पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है ना एक ले लेते हैं, बस .com ले लेते हैं भाई, और बड़े बड़े बिजनेस भी बस एक लेते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा बिजनेस है फेसबुक के भाई, इसने सारे लिए हैं अपने, ठीक है भाई। तो हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे आपने सुना होगा यूट्यूब पे ऐड देखे होंगे, GoDaddy इसका नाम है एक का, फिर होस्टिंगर, फिर ये नेमचीप, तो ये बड़ी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं कुछ, जिनसे आप जो है ना एक डोमेन परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम हर चीज़ जो है वो पाकिस्तानी यूज़ कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी है नहीं, तो इसका तो ये भी हम कोशिश करेंगे पाकिस्तानी यूज़ करें, ठीक है ना। तो पाकिस्तानी जो हमारे पास वेबसाइट है, domains.pk, होस्ट एंड डोमेन इनकी कंपनी का नाम है, ये आ गई, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। होस्टर PK ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लेकिन पाकिस्तान में ना अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने अपना सब कुछ खुद मैनेज किया हो, सर्वर अपने हो, हर चीज अपनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो पाकिस्तानी वेबसाइट जो ये क्या करती हैं कि भाई किसी दूसरे से बाय करती हैं और एज अ ब्रोकर बन के आपको बेचती हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी होता है कि भाई ब्रोकर था, उसने दूसरे ब्रोकर को दिया, उसने दूसरे ब्रोकर को दिया, उसने तीसरे, चौथे, पांचवें, और पांचवें से आपने लिया, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अब आप पाकिस्तानी वेबसाइट से भी ले लो अपना एक प्लान पूरा, और फिर आप उसको बेचना शुरू कर दो, ऐसा भी होता है। तो ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, इन्होंने तकरीबन सबने ना एक बहुत बड़ी सर्विस है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनसे इन्होंने अपने अपने पोर्टल बाय किए हुए और ये पाकिस्तान में चला रहे हैं, ठीक है। और बिजनेस भी माशाल्लाह ही बहुत अच्छा है, क्योंकि जब कोई बिजनेस आके आपकी
डायरेक्टरी में अपना डोमेन रजिस्टर करवा लेना, अब तो वो लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास रजिस्टर हो चुका है वो। ये एक तरह से ऐसी चीज़ है जैसे इंटरनेट लगवाते हैं ना एरिया में केबल वाला, अब उसको हर महीने पैसे देना है, आप उसके पास से कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? आप बोलेंगे अब मैं जाऊंगा तो फिर वायर की कोर्स, और फिर दूसरा बंदा बोलेगा राउटर दूसरा लगाओ, ये भी आजकल है ना सीन। वो बोलेगा वो रजिस्ट्रेशन फीस दो, ठीक है, और फिर सर्विस चार्जेस पता नहीं क्या क्या वो ठोक देगा, उसके बाद आपका बिल जो है 10-12 हज़ार बन जाएगा। तो इसी यही कहानी यहाँ पे भी कि भाई आपने एक बंदे के पास अपना डोमेन दिया हुआ है, अब आप दूसरे के पास जाना चाह रहे हैं तो इतनी चीज़ें आप पे देगा, आप बोलेंगे छोड़ो यार। तो ये बिजनेस ऐसा है कि लाइफ टाइम चलेगा कस्टमर आपके साथ, ठीक है। तो आप कस्टमर जो है उसको भी चाहिए देख ले भाई अच्छी वेबसाइट शुरू में देख ले, और फिर उन्हीं के साथ काम करता रहे। तो ये कुछ पाकिस्तानी वेबसाइट है और वो इंटरनेशनल है। अच्छा, रेट में फ़र्क हो सकता है। अब जैसे अगर हम पाकिस्तानी वेबसाइट पे देखें डोमेन कितने का है, डोमेन रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अभी होस्टिंग की बात भी करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ जो है ना डोमेन की बात की है। तो मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्या लें, SMIT-Sailani.com, तो बोला भाई अवेलेबल है, और कितने का है, 3500 का है, ठीक है। आपको एक साल के 3500 देना पड़ेंगे, ईयरली होता है ना, हर साल आपको रिन्यू करवाना होता है इसको, ठीक है। या आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप इसको 10 साल के लिए भी ले सकते हैं, एक साथ 20 साल के लिए ले सकते हैं, ठीक है। 20 साल तक की शायद लिमिट होती है। तो गूगल ने भी शायद 20-25 साल के लिए लिया हुआ होता है अपना, 20-25 साल बाद रिन्यू आता है, या 5 साल रह जाते हैं, 10 साल रह जाते हैं, फिर वो अगले 20 साल के लिए ले लेता है दोबारा से। क्योंकि एक बार हुआ ये था कि गूगल ने ना डोमेन शायद मैंने सुना है कि रिन्यू नहीं करवाया, भूल गया, ठीक है। लेकिन गूगल कैसे भूल सकता है, शायद ये बात झूठ भी हो, लेकिन हुआ था ऐसा कि फिर वो डोमेन किसी और ने खरीद लिया, ठीक है। तो अब गूगल इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी कंपनी, तो उस बंदे ने गूगल को ठीक ठाक पैसों में वो रिटर्न किया। ऐसा होता है कि जब एक कोई बिजनेस है ना अगर अपना डोमेन रिन्यू नहीं करवाए तो उसका डोमेन जो है ना पब्लिक कर दिया जाता है, लेकिन इसका एक पूरा टाइम पीरियड होता है। अब जैसे कि आपने आज 10 फरवरी 2024 को डोमेन लिया, इसकी एक्सपायरी होगी 9 फरवरी 2025, ठीक है। उससे पहले आप रिन्यू करवा लें। अच्छा, अगर आपने 9 फरवरी 2025 को तक रिन्यू नहीं किया तो होगा क्या, 2025 की 9 फरवरी के बाद आपको 15 दिन और दिए जाएंगे सर्विस की तरफ से ना। अभी डिपेंड करता है कि कहाँ से लिया है, हर कोई अपने हिसाब से चलता है। 15 दिन आपको मिले और नोटिस भेजे जा रहा है ईमेल पे, फोन पे कि भाई आपका डोमेन एक्सपायर हो गया है, आप उसको रिन्यू करवा लो। 15 दिन तक आपने नहीं किया तो आपका डोमेन करते हैं ये सस्पेंड, ठीक है। अब सस्पेंड रहते हैं तकरीबन 15 दिन, 1 महीने तक सस्पेंड रहता है। फिर एक इनका पीरियड होता है रिडेम्पशन पीरियड, उसमें ही आपके डोमेन को डाल देते हैं। वो इनका नहीं होता, वो डायरेक्टरी का होता है, जो मेन डायरेक्टरी ना जिसने सबके डोमेन रजिस्टर किया उनके पास, तो वो तकरीबन 3 महीने या 6 महीने तक रहता है उसके अंदर ना। उसके बाद फिर वो पब्लिक के लिए लाइव कर दिया जाता है। अच्छा, सस्पेंड के बाद जो है ना, सस्पेंड तक आप रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जब वो रिडेम्पशन में चले आते हैं ना तो जो ऑनर होता है असल वो खुद भी नहीं कर सकता परचेस। तो फिर जब वो रिडेम्पशन से बाहर निकलेगा तो जिसने पहले बाय किया वो उसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी जो उनको पता है इस चीज़ का, वो यहाँ तक पहुँचने नहीं देती, बात को पहले से बाय कर लेती, ठीक है, रिन्यू कर लेते हैं लोग। तो 3500 देखिए इसकी कॉस्ट आ रही है। बाकी डोमेन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या है। अगर हम इस इंटरनेशनल वेबसाइट पे देखें सेम की, ठीक है, तो इसमें जो आ रही है वो है तकरीबन $16, ठीक है। अभी ये दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ना तकरीबन ये $22 तक का देंगे पर ईयर। कितने होगा $22? ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से तो। हाँ, तो मतलब उससे ज़्यादा ही है जो हमने देखा ना, क्योंकि डॉलर, वही बात है भाई, ये डॉलर में दे रहा है, वो पाकिस्तानी रुपीस में।
हाँ टैक्सेस भी हैं। फिर देखिए इसमें $100 वाले डोमेन भी हैं, फिर ऐसे डोमेन भी होते हैं। सबसे ज़्यादा महंगे जो प्रीमियम डोमेन मिलेंगे ना, जो ज़्यादा ब्रोकर है ना, ब्रोकर बड़े बड़े, वो इस वेबसाइट पे बैठते हैं, GoDaddy पे। ठीक है, इन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया है ब्रोकर्स के लिए GoDaddy ने, कि भाई कोई भी अपना डोमेन बाय करे और उसको सेल के लिए लगा दे। मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं जाऊँ इस पर कोई डोमेन बाय करूँ, उसको सेल के लिए लगा दूँ, तो जब भी कोई इस पर आएगा मुझे ऑफर मिल जाएगी, मैं वैसे चाहूँगा उसको भेज दूंगा। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ऐसा डोमेन लें, मैं इसको बोल दूँ भाई AAA या फिर XYZ या फिर ट्विटर या गूगल, इनसे रिलेटेड कुछ हो ना। अब जैसे देखिए ये ब्रोकर इन्होंने बिठाया हुआ है, ब्रोकर की फीस ही तकरीबन €61 है। ये सिर्फ सर्विस चार्जेस ले, कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं ना। हाँ ये होता है। ठीक है, तो खैर इसमें तो इतना ज़्यादा कोई प्रीमियम नहीं आया, लेकिन कुछ डोमेन होते हैं प्रीमियम में, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा नेम सर्च करें जैसे कि स्टार या कुछ भी, ज़हन में क्यों नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, तो जैसे कि celebrity.club, €3165, कुछ भी नहीं है ये, इससे ज़्यादा भी होता है। तो इस तरह से अगर हमारी चीज़ें होंगी ना, जैसे कोई भी ऐसा नेम हम सर्च कर लें जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसमें ब्रोकर्स ने लेके वो लगाए हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा डोमेन वगैरह आप बाय कर लेते हैं, डोमेन आपको मिल जाता है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है। अच्छा अगर अब मैं आपको ना रिकमेंड कर देता हूँ, अगर इंटरनेशनल से वेबसाइट करें तो यहाँ से कर लिएगा नेमचीप से, अगर लोकल से बाय करें तो यहाँ से कर लिएगा होस्ट एंड डोमेन से। मैंने किया नहीं है, मैंने जब किया ना एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है, तो इस वजह से। हिडन चार्जेस होते हैं, बताते नहीं है आपको, ये काट लेते हैं। GoDaddy में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि भाई मैंने पहले साल डोमेन खरीदा ₹100 का, और ₹100 में ले लो, ले लिया है, ₹100 का तो मिल रहा है। मैंने कहा, उन्होंने बताया नेक्स्ट ईयर जो है ना 1200 तक का हो जाएगा। मैंने चलो सही है, 1200 भी सही है। नेक्स्ट ईयर ₹5000। मैंने बोला पिछले साल आप लोगों ने बोला था 1200 का होगा, अब ये ₹5000 मांग रहा भाई। बोला नहीं यार ये हो गया वो हो गया डॉलर ये। तो इस वजह से फिर जो है ना, या तो नेमचीप से मैं लेता हूँ अगर इंटरनेशनल से लेना हो, या फिर लोकल से लेना हो तो होस्ट एंड डोमेन। लोकल का फायदा ये है कि पेमेंट मेथड्स हमारे वाले देते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा और ये सब, हम आराम से इनको पे कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिर्फ आपसे मांगेगा कार्ड, आप कार्ड तो उससे पे करो, ये सीन होता है। अच्छा डोमेन बाय करने के बाद अब आपको चाहिए होती है होस्टिंग। ठीक है, डोमेन तो सिर्फ मास्किंग कर रहा है ना, सिर्फ नाम दे रहा है आपको। अब वेबसाइट जहां पे आप अपलोड करोगे तो उसकी स्पेस आपको चाहिए ना, सर्वर चाहिए आपको। तो अभी तो नेटलिफाई और ये सब फ्री वाले कर रहे हैं ना, वो हमें दे रहे हैं थोड़ी सी स्पेस। ठीक है, अच्छा नेटलिफाई भी ऑप्शन दे रहा है, जितनी स्पेस वो हमें दे रहे हैं ना, तो उसी के साथ अपना डोमेन भी कनेक्ट कर लो आप। नेटलिफाई ऑप्शन देता है ऐड कस्टम डोमेन, तो उसमें हम अपना डोमेन ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह फायरबेस एक होस्टिंग सर्विस है, वो भी देता होगा ये अपना डोमेन, वो भी देता है, बिल्कुल देता होगा क्या। ठीक है, अच्छा ये वाला ऑप्शन जब होता है कि इसमें देखें हमारे पास अगर हमें सिर्फ छोटी सी एक वेबसाइट है और वो डिप्लॉय करनी है और हमें पता है उस पर इतना लोड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक डोमेन खरीद लेते और होस्टिंग ना फ्री रख देते हम। जैसे नेटलिफाई, फायरबेस, ये प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल के नाम से भी है, काफी सारे फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। और तो किसी पे भी आपने होस्टिंग की और उसके साथ आपने अपना डोमेन जो है वो कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बेहतरीन चल रही है आपकी वेबसाइट, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे ठीक ठाक लोड होता है ना, कि भाई डेली 5-10 हज़ार यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो फिर आपने होस्टिंग अच्छी लेनी होती है। अच्छा अब ये वाली जो होस्टिंग है ना, जो ये देते हैं, ये जो सर्विस प्रोवाइडर आपको देते हैं, देखिए ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है आपको, वर्डप्रेस तक के लिए तो बेस्ट है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस वगैरह पे होती है ना, PHP वगैरह, उनके लिए बेस्ट है ये, यहाँ से ले लें आप। लेकिन अच्छी चीज जो है आजकल है ना,
वो इनसे भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो होस्टिंग दे रही है, जैसे कि गूगल का गूगल क्लाउड, अमेजोन का AWS, ठीक है, अमेजोन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ये 3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो आपको हर चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डोमेन वगैरह के ऑप्शन भी मिल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं या यहाँ से बाय करके उसको वहाँ से लिंक करवा सकते हैं। तो अगर बहुत ही अच्छी चीज़ चाहिए तो हम फिर उन पे जाते हैं, और अगर नॉर्मल चीज़ चाहिए तो इस पे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और फ़ायदा ये मिलता है, वहाँ पे भी फ़ायदा मिलता है और यहाँ पे भी एक फ़ायदा ये मिलता है कि आपको ना आपको ये देते हैं ईमेल अकाउंट्स, ठीक है। ईमेल अकाउंट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने SMIT-Celani.com डोमेन लिया ना, अब इसके ना मैं अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट बना सकता हूँ अगर मैं यहाँ से होस्टिंग लूँ। अब वो डिपेंड करते हैं कितने दे रहे हैं आपको, कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई अनलिमिटेड देता है। ईमेल अकाउंट क्या कि भाई info@SMIT-Celani.com, education@SMIT-Celani.com। अब जैसे मैंने अपना डोमेन लिया हुआ है ना, इसमें मैंने अपना पोर्टफोलियो डाला हुआ है, ठीक है, और इसी की मैंने एक प्रोफेशनल ईमेल ली हुई है, hi@gosahmad.com, ठीक है। तो इस पे कोई ईमेल करेगा तो ईमेल आ जाएगी मुझे, ठीक है। या एक और मैंने बनाई हुई है contact@gosahmad.com। अच्छा, 1, 2, 3 हो ना, ये फ्री में भी बन जाती है, फिर होस्टिंग लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, डोमेन से काफ़ी होता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा हो और आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पूरी कंपनी को ईमेल देनी है, अब जैसे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं ना, यूनिवर्सिटी में भी ईमेल मिलती है आपको, तो इस तरह से अगर कुछ है तो फिर आपने जो है ना बड़ी सर्विस पे जाना होता है, या तो यहाँ से कोई सर्विस बाय करें होस्टिंग की अच्छी वाली, या फिर वो 3 बड़े प्लेटफॉर्म जो है उस पर जाना होता है, वो इसी में मिल जाती है आपको। अब देखें ना शेयर्ड होस्टिंग में क्या क्या देगा आपको, काफ़ी सारी चीज़ें देता है आपको ना। डोमेन नेम है, 3 वेबसाइट आप डाल सकते हैं, 20 GB SSD दे रहा है, ठीक है, हार्ड ड्राइव होती है ना, और SSD आपको पता है ज़्यादा अच्छी है, तो ये 20 GB SSD दे रहा है आपको तकरीबन $3.5 पर मंथ, ठीक है। तो पर ईयर जितना बन जाएगा उतना आप देख लें। 30 मेल बॉक्सेस, 30 ईमेल दे रहा है आपको, 30 ईमेल बना है, और दूसरे वाले में अनलिमिटेड दे रहा है, और स्टोरेज भी अनलिमिटेड दे रहा है, वेबसाइट भी है कितने का, ये $5 तक का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताया था आपको भाई क्या क्या, और ये फीचर्स दे रहा हूँ भाई मैं, फ्री वेबसाइट बिल्डर है, फ्री कुछ टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री आपकी वेबसाइट बना देते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो गए कुछ, तो छोटी मोटी कोई चीज़ करनी है वो तो हो जाती है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ से होस्टिंग लेते हैं ना, वैसे मैंने इंटरनेशनल होस्टिंग जो है ना यहाँ से इस तरह की बहुत कम बाय की है, AWS GCP की है, क्योंकि क्लाइंट जैसे मिले, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ से बाय करने की। पाकिस्तानी वेबसाइट से की है, ठीक है, क्योंकि इनके ना चार्जेस वगैरह थोड़े सही होते हैं, इधर ज़्यादा नहीं होते। तो ये थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। अब पैसे तो क्लाइंट नहीं देगा सर, एक डोमेन पर मल्टीपल वेबसाइट्स कर सकते हैं? नहीं, कैसे करोगे? सेम नेम पे मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स कैसे कर सकोगे मोबाइल में? किसको कॉल मिलाओगे? एक डोमेन पे 3 वेबसाइट्स कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। खुद सोचा करो दिमाग से, सवाल करने से पहले ना खुद सोच लिया करो। अब मैंने एक नाम से 4 नंबर मोबाइल में डाल दिए, अब मैं उस नाम को कॉल करूँगा, किसको जाएगी बताओ? किसको जाएगा? मेरा जवाब दो ना, मोबाइल चलाना आता है, जवाब दो, किसको जाएगी? पता ही नहीं चल रहा है ना भाई। डोमेन एक ही होता है, डोमेन एक ही होता है, होस्टिंग एक होस्टिंग में मल्टीपल कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है जहां से आप होस्टिंग ले रहे हैं वो ये फीचर दे भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, एक तरीका इसमें ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई आप जितने भी आपके असाइनमेंट है ना एक ही लिंक पे डाल दें, ये तरीका होता है कि पहले index.html पे चले जाएं और फिर index.html से किसी भी असाइनमेंट पे चले जाएं, ऐसे हो सकता है, लेकिन फायदा नहीं है ना ऐसे, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अच्छा, इसमें जो है ना इस तरह होता ये कि जब आप डोमेन एंड होस्टिंग बाय करते हैं, मैंने इस वेबसाइट से डोमेन भी लिया हुआ है और होस्टिंग भी ली हुई, दोनों ली हुई, ठीक है।
तो फिर आपको डोमेन एंड होस्टिंग दोनों का ना कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी बना के देते हैं आपको। अगर आप सेम वेबसाइट से डोमेन भी लें और सेम वेबसाइट से होस्टिंग भी लें तो आपको कनेक्शन बनाया मिल जाता है। लेकिन अगर आप डोमेन कहीं और से लें और होस्टिंग कहीं और से, तो आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है दोनों का आपस में, ताकि वो लिंक हो जाए। अब जब कनेक्शन आपका बनाया मिल जाएगा ना, अब जैसे कि ये हमारी एक वेबसाइट है, कौन सी वाली खोले, काफ़ी सारी है वैसे तो, ये वाली खोल लेते। तो उसके बाद ना आपको ये पूरा एडमिन पैनल मिलता है, जहाँ पे आपकी सारी स्टेट्स आ रही होती हैं। ये सारी चीज़ों को छोड़ के सबसे मेन जो है ना वो ये होता है सी पैनल के नाम से। चलिए आपके एक्सेस में रहते हैं क्लाइंट, जो दिल करे। देखिए क्लाइंट अलग अलग होते हैं, क्लाइंट को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। बेहतर ये कि आप अपने ऊपर से जिम्मेदारी उतार के क्लाइंट को दें सब चीज़ें। भाई ये लो है कि भाई नेक्स्ट, अगर आपने सोचे ना, अब आपने वेबसाइट बनाई किसी बड़े ब्रांड की, बहुत बिजनेस चल रहा है उसका, 1 महीने तक इतनी सेल आ गई, बेहतरीन सेल, वेबसाइट आप संभाल रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, 1 हफ्ते बाद आप मर गए, उस ब्रांड का क्या होगा? ब्रांड बोलेगा भाई ये बंदा गया और मेरा बिजनेस भी गया। ठीक है, तो इस चीज़ की ना हमें क्या करना है, क्रेडेंशियल बनानी है। देखिए सबसे पहला काम ये होता है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें ना, तो एक जीमेल अकाउंट बना ले, ईमेल अकाउंट बना लिया एक। अब जितनी भी चीज़ें ना, डोमेन, होस्टिंग, कोई सर्विस, हर चीज़ उस ईमेल के साथ कनेक्टेड होगी। और क्लाइंट को फिर वो आप ईमेल शेयर कर दें, ईमेल, ये आपका ईमेल, ये आपका पासवर्ड, आपकी जितनी भी चीज़ें वो सारी इस ईमेल के साथ कनेक्टेड है। आपके ऊपर से जो है ना वो जिम्मेदारी हट गई कि आप भाई वो जाने उसका काम जाने। डोमेन अपनी मर्जी का अगर अवेलेबल हुआ ले लो। अच्छा डोमेन कुछ लोग होते हैं जो क्लाइंट से बाय करवा लेते हैं, भाई आप बाय कर लो। अब कुछ क्लाइंट बोले भाई मुझे क्या पता डोमेन क्या होता है, कैसे होता है, नहीं पता। ठीक है, तो आप बाय करके दे देते हो। ठीक है, अब आप क्लाइंट को बोलते हो कार्ड दो, बोले कार्ड क्यों दूं भाई, मेरा तुम तो लूट लोगे मुझे। इस तरह के भी क्लाइंट होते हैं ना। तो फिर क्या करते हैं, आप टेम्परेरी अपने कार्ड से पे करते हैं, अपना कार्ड हटाते हैं और फिर उसको दे देते हैं वो। ठीक है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना ना ये बड़ी अजीब बात है, और काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं, बताए क्यों? कि यार ये क्लाइंट ना स्ट्रक हो जाएगा हमारे पास से कहीं जाएगा नहीं। फिर ये क्या हम अपने अकाउंट से अगर बाय कर लेंगे ना, तो फिर ये अगले साल भी आएगा, भाई रिन्यू कर दो और मैं इससे पैसे ले लूँगा, 10,000 हो रहे थे 20,000 दे। तो इस तरह से ना मेरा धंधा चल जाएगा। लेकिन वही बात ना, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अगले साल तक कुछ नहीं पता भाई। तो अगर आप क्लाइंट आए रिन्यू करवा ले, वो फ़ोन कर रहा है गौस भाई को, भाई तो है नहीं, क्लाइंट बोले भाई ये क्या हो गया भाई। तो इस तरह से पहले से सब चीज़ें सोच लेनी है आपने। तो ये चीज़ें वाकई ऐसी होती हैं यार, कभी भी। अच्छा प्रोफेशनल चीज़ें बता रहा हूँ जो कि ना आजकल हमारे पाकिस्तानियों में नहीं होती, और ये होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है ना, तो ऐसा ना हो कि उसमें उसकी चीज़ें आप पे डिपेंडेंट हो, कि आप हो तो वो है और ना आप नहीं हो तो वो नहीं है। चीज़ें आप ऐसी रखो फ्लेक्सिबल कि भाई आप आज यहाँ हो, कल आप कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना, तो पिछली जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको कोई प्रॉब्लम ना है, वो आपको फ़ोन करके नहीं पूछे कि भाई ये पासवर्ड तो बता दो, ऐसा ना हो। ठीक है, और ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, आप छोड़ के जाते हैं, आपसे पासवर्ड पूछते हैं, मैं तुम्हें बताया निकाला क्यों था, ऐसा हो जाता है। हाँ भाई काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है। ठीक है, या फिर सैलरी दो मुझे, मेरे पिछले जितने ड्यूज थे वो क्लियर करो, फिर मैं पासवर्ड बता दूंगा। इस तरह भी लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये करना जो है ना बेकार है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। तो ये सी पैनल होता है भाई, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज है और सारी हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। ईमेल अकाउंट्स इसमें एक काम का है, अगर आपको ईमेल्स वगैरह बनानी हो ना, अब जैसे मैंने ईमेल्स बनाई हुई है यहाँ पे काफ़ी सारी, हर ईमेल को कुछ वो दी हुई लिमिट कि भाई इतनी इतनी इस पे लिमिट होगी। ठीक है, नई ईमेल बनानी है आप नई भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। 89 अवेलेबल है हमारे पास ना, अभी 100 ईमेल इस पे फ्री मिली थी। एक ये काम का है। दूसरा इसमें जो हमारे सबसे काम का है वो है फाइल मैनेजर। बस
फाइल मैनेजर ये समझे आपने अपनी कंप्यूटर की ड्राइव खोल ली है, ठीक है, माय कंप्यूटर खोल लिया आपने, समझे। अब माय कंप्यूटर में आपके ना सबसे मेन फोल्डर होता है इसमें public_html। इस फोल्डर में आप जो कुछ डालेंगे ना, और जब आप अपने डोमेन पे जाएंगे, जैसे अब मैं जा रहा हूँ techkolachi.com, ये डोमेन खोला हुआ है मैंने, तो देखिए मेरी वेबसाइट खुल गई ना, वर्डप्रेस पे बनी हुई है, बहुत पुरानी वेबसाइट है, इस पर काफ़ी पहले काम किया था, ठीक है। ये कैसे खुली, क्योंकि ये अभी तो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अब देखिए मैं एक काम करके दिखाता हूँ आपको, index.php नज़र आ रही है इसमें, इसको मैं कर रहा हूँ एडिट, ठीक है। अब खोलते हैं इसको, खराब हो गई वेबसाइट, ठीक है। अब मैं इसमें पता है क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ना एक नई फाइल बना रहा हूँ, नई फाइल index.html, ठीक है। एडिट किया और यहाँ पे मैंने डाली h1 की हेडिंग माय वेबसाइट, ठीक है, सेव किया। अब क्या होगा, सिंपल है ना, वहाँ आपने अपलोड किया, यहाँ आ गया आपको, ठीक है। तो जो भी आपकी पूरी वेबसाइट का फोल्डर है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है, किसमें, पब्लिक वाले में, public_html। ये हर cPanel में मिलेगा आपको, जो भी cPanel होगा ना, cPanel उसमें मिलेगा ये, ठीक है। तो ये एक cPanel वाली होस्टिंग होती है, और इसके अलावा नेटलिफाई, फायरबेस ये सब फ्री है, और इसके अलावा जो बहुत ही ऊपर लेवल की होती हैं तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजोन वगैरह की होती हैं वो, ठीक है। तो उसमें cPanel नहीं होता, वो अलग तरीके से मैनेज होती है। तो cPanel में यही होता है बस, ठीक है। फिर cPanel में आपके पास सब डोमेन के ऑप्शन होते हैं। अच्छा, डोमेन मैंने आपको बताया, सब डोमेन होता है एक, सब डोमेन क्या होता है, अब जैसे सैलानी-welfare.com ये मेन डोमेन है जिसपे सैलानी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आप क्विज देते हैं तो उस पर क्या लिखा हुआ है, quiz.sailani-welfare.com, और अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो result.sailani-welfare.com, फॉर्म देखते हैं तो form.sailani-welfare.com, अभी आपने स्टूडेंट पोर्टल देखा तो student.sailani-welfare.com। तो ये सारे क्या है, सब डोमेन। अब ये भी है ना, जब आप खरीदते हैं होस्टिंग तो वो बताता है आपको कि भाई कितने सब डोमेन आपको साथ मिल रहे हैं। अच्छा, ये होस्टिंग ही आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये स्पेस है ना, आपकी स्पेस ज़ाया होगी जब आप सब डोमेन बनाएंगे तो इस पर आप देखेंगे ना, यहाँ के डोमेन्स का ऑप्शन होगा, ये आ गया भाई, और डोमेन्स में हमारे पास, जैसे मैं डोमेन्स में जाऊँगा, यहाँ पे ये क्रिएट अ न्यू डोमेन, ठीक है। यहाँ पे आप अपना सब डोमेन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि भाई quiz.google.com, तो गूगल का मेन डोमेन होगा। आपका मेन डोमेन क्या है, टेक्कोलाची, तो आप क्या बोलेंगे, quiz.techkolachi.com, वो ही अलाउ होगा सिर्फ। तो बाकी cPanel जो है इतना मुश्किल नहीं है, इसको खुद खेल खेल के सीख जाएगा और कोई जो भी इसको खरीद लेगा एक बार, ठीक है। और खेलना ज़रूरी भी नहीं है, जब जिसका काम हो उसी चीज़ को यूज़ करना है, इसके अलावा सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं, ऐसी पड़ी रहे भाई, ठीक है। अगर वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करना है तो वो इसमें होता है, वो आप कर दें, फ्री वेबसाइट बन जाती है उस पर। शॉपिफाई तो वो अलग है, शॉपिफाई जो है ना वो अलग, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है पूरा जो आपको स्टोर सोल्यूशन पूरा देता है, ई कॉमर्स, ठीक है। वो अलग चीज़ है, वो सेपरेट है बिल्कुल। वर्डप्रेस ऐसा ही, ये ओपन सोर्स है ना वर्डप्रेस, कि भाई इसको कोई भी चाहे अपने पास इंस्टॉल कर ले। शॉपिफाई ओपन सोर्स नहीं है, वो पेड है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि भाई खुला है, कि भाई जो भी चाहे इसको यूज़ कर ले इंस्टॉल करके ना। शॉपिफाई ऐसा नहीं है, शॉपिफाई को पैसे देने होते हैं हमें यूज़ करने का। जैसे विंडोज़ जो है ना, ये ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्रैक व्रैक कर देते हैं, पैसे नहीं देते। लिनक्स जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ओपन सोर्स होता है, फ्री में, ठीक है भाई। तो ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन थी। अच्छा देखिए, ये IP वगैरह सब बता रहा है। अच्छा, cPanel आप लेंगे तो इसका तो आपको पता चल गया कि भाई सब चीज़ें खुद कर लेंगे। अच्छा, आपने होस्टिंग यहाँ से लिए और डोमेन कहीं और से लिए, तो यहाँ पे ना एक DNS सेटिंग होती है, डायनामिक DNS। DNS का मतलब है डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर,
अब इसमें देखें ऑप्शन होते हैं रिकॉर्ड्स ऐड करने के। देखें ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिकॉर्ड ऐड करने के ऑप्शन होते हैं ना इसमें। क्यों नहीं दे रहा भाई यहाँ पे? ये मेरे ख्याल से पहले इसमें ना ये ऑलरेडी कनेक्टेड है शायद, इस वजह से। नो DDNS कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक क्रिएट टू बिगिन। तो कॉन्फ़िगरेशन पहले शायद करनी होगी कुछ, उसके बाद ही आपको दे। होता ये कि जहां से आप डोमेन लेते हैं ना, या यहां से आपने डोमेन लिया है, और होस्टिंग जो होगी, होस्टिंग जो है ना अपने आईपी एड्रेस से आपको देगी कि भाई ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये अपने डोमेन जहां से आपने बाय किया ना वहां जाके इंसर्ट करवा दो। तो होस्टिंग जो है ना डोमेन के साथ खुद कनेक्शन बना लेगी, और इस कनेक्शन में तकरीबन टाइम लगता है, 12 घंटे भी लग जाते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा कनेक्शन बन जाता है, फिर दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें सेम जगह से बाय कर रहे हैं तो किसी भी कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक कनेक्शन वाली चीज़ जो है ना ये हम देखते हैं, लेकिन इसके लिए ना हमें एक डोमेन बाय करना होगा। या तो कोई डोमेन बाय कर ले अपना, फिर अपना एक्सेस मुझे दे दो। हाँ आपने किया हुआ है ना, बल्कि आपके पास तो लेकिन वो ये वाला है ना cPanel वाला। मेरे पास वो है डोमेन पाकिस्तानी होस्टेड डोमेन। अच्छा, पाकिस्तानी वेबसाइट्स में एक चीज़ ये है कि यार वो DNS नहीं देती आपको शायद, डोमेन नेम सर्वर। इंटरनेशनल से बाय करना ना, देखिए कभी भी डोमेन वो इससे कर लिया ना, नेम चिप अच्छा है, बेहतरीन है, डोमेन नेम सर्वर वगैरह सब देता है। मतलब नेम चिप ऐसा है कि इसको आप जहां मर्जी चाहे कनेक्ट कर दो, हर जगह हो जाएगा। और एक हमारे पास फ्री ईमेल सर्विस होती है ज़ोहो के नाम से, इसमें अपना डोमेन लगाओ तो ये आपको 5 प्रोफेशनल ईमेल्स फ्री दे देता है। प्रोफेशनल ईमेल यहाँ से बना लो, तो होस्टिंग बाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो खैर बहुत बड़ी दुनिया है ये भी भाई। अभी तो मैंने कुछ चीज़ें आपको सिर्फ बताई हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा ना, तो वो यही होगा कि आप जो है ना अपनी एक पूरी कंप्लीट बिजनेस की वेबसाइट जो है ना वो लाइव करके दें डोमेन के ऊपर ना, गूगल पे आ रही हो। बाकी जो ये गूगल वाली चीज़ें ये सारी SEO से होती हैं कि वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर अच्छे डाले होंगे तो फिर गूगल पे आएगी आपकी वेबसाइट। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, बाकी चीज़ों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।